हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11। चैप्टर चल रहा है व्हाट इज साइकोलॉजी और हम पढ़ रहे हैं नोट्स की हेल्प से। आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा रहा है डिफरेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 के। अब तक हमने कई टॉपिक्स को कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं पार्ट 6 पर हम आ चुके हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया स्टडी किया था और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स की। ये जो भी एक्सप्लेनेशन है जो कि नोट्स की हम हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको अपलोड किए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्लास में कंटिन्यू करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और आज जो हम वीडियो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें हमने जैसे बताया कि साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन हम ये टॉपिक लेंगे। बहुत ही क्यूरोसिटी का ये क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से कैसे जुड़ी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज के वीडियो में मिलेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और आंसर किस तरह से लिखना है आप इस नोट्स में समझ पाएंगे। बेसिकली आज का जो ये पूरा पीडीएफ है वो एक क्वेश्चन का आंसर है, तो इस तरीके से समझिएगा कि साइकोलॉजी और अदर डिसिप्लिन से किस तरह से जुड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिलॉसफी से। फिलॉसफी से शुरू किए बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम फिलॉसफी को ना डिस्कस करें, और शुरुआत भी इससे करनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको पता है, मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से ही ओरिजिनेट हुई है। इनिशियली फिलॉसफी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और उस समय पर साइकोलॉजी का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं था। धीरे धीरे रिसर्चर्स ने इसमें बहुत सारा वर्क किया और डिफरेंट रिसर्चेस की, तो उसकी हेल्प से पता चला कि साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फिलॉसफी में इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उनको अलग पढ़ा जाना जरूरी समझा जाने लगा था। तो इसी वजह से रिसर्चर्स की हेल्प से साइकोलॉजी का ओरिजिनेशन हुआ और फिलॉसफी से ये अलग हो गई। तो साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी पे बहुत सारे रीजंस के लिए डिपेंडेंट है। सबसे पहले फिलॉसफी हैज गिवन और फिलॉसफी गिव्स साइकोलॉजी अ जनरल विजन ऑफ बीइंग ह्यूमन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं सोल की, राइट, सबसे पहले जब साइकोलॉजी थी वो साइंस ऑफ सोल कही जाती थी, साइकी प्लस लोगस से ये बना था। तो जाहिर सी बात है कि वो जिस चीज से अलग हुई है उससे उसका कुछ ना कुछ उसमें अंश हमेशा ही रहेगा। तो फिलॉसफी जो है वो एक विजन देती है, ह्यूमन का विजन देती है फिलॉसफी साइकोलॉजी को। और डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो साइकोलॉजी में, कुछ भी थ्योरी डिराइव कर रहे हो, बात हमेशा ह्यूमन की ही होती है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस, तो ह्यूमन हमेशा ही प्राइमरी फोकस रहता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप भी ट्रू है, यानी कि अगर हम बात करें फिलॉसफी समटाइम्स यूजेस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। फिलॉसफी में भी बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है जो कि साइकोलॉजी ने दिए हैं, और इस तरीके से फिलॉसफी को स्टडी किया जाता है। एक सिमिलरिटी और है जिसकी हम बात करें, फिलॉसफी हैज कंट्रीब्यूटेड सम टॉपिक्स टू साइकोलॉजी, जिसकी मैं अभी बात भी कर रही थी, जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड विल। ये टॉपिक आपने क्योंकि साइकोलॉजी में पढ़े हैं और आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट आप तो क्लास 11th में है तो आप तो अभी पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो ये टॉपिक हमें लगता है साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मगर इनका ओरिजिनेशन फिलॉसफी से है, क्योंकि बाद में साइकोलॉजी में पढ़े गए हैं तो ये हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड ही लगते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी से ओरिजिनेटेड हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कि इसने साइकोलॉजी को वो सारे टॉपिक दिए हैं जिनको इंडिपेंडेंट स्टडी किया जा सके, जिन पर इंडिपेंडेंट रिसर्च की जा सके। ऑलराइट, तो ये हो गया फिलॉसफी किस तरह से साइकोलॉजी से जुड़ी है। साइकोलॉजी तो निकली ही फिलॉसफी से है और ये लोग इंटरलिंक्ड है, दोनों आपस में, दोनों डोमेन्स आई मीन टू से इंटरलिंक्ड है आपस में, जो इस तरीके से हम साइकोलॉजी को पढ़ पाते हैं। बात करते हैं मेडिसिन की। जब भी बात मेडिसिन की आती है तो एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो है बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में कि बायोलॉजी स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्दर मेडिसिन की फील्ड में जाते हैं। ओके, अगर वो जाना चाहते होते हैं तो वो मेडिसिन की फील्ड में जाते हैं। अब मेडिसिन की फील्ड में जब हम वो जाएंगे तो वहां पे केवल मेडिसिन दे देना डॉक्टर का काम नहीं होता है। डॉक्टर का काम क्या होता है, वो अपने पेशेंट की, अपने जो भी उसको इलनेस है, जो भी सिकनेस है, उसको डिटेल में समझे, क्या उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड करे। तो साइकोलॉजी मेडिसिन से जुड़ी है, क्योंकि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही हमेशा एक सिनेरियो नहीं होता है कि मेडिसिन दे देने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर मेडिसिन नहीं देते हैं,
वो बताते हैं कि आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है, या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ बातचीत की ही ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या हमेशा हम मेडिसिन देते हैं? नहीं, बट वो फील्ड मेडिकल की ही होती है जहाँ पे हमारा क्लाइंट पहुँचता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी खुद की तो एक फील्ड है ही, लेकिन मेडिसिन की भी एक रियल ब्रांच है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं। ये जो फील्ड है, scientific methods like every other branch of medical science to learn about the various affiliation of our species and how to alleviate to heal them। मेडिकल साइंस में ही बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जो खुद कहती हैं कि आप हमेशा मेडिसिन का इंटेक नहीं करेंगे। देयर आर अदर मेथड्स जिसकी हेल्प से, साइकोलॉजिकल वे टू ट्रीट पीपल जिसकी हेल्प से लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारे आसन जो होते हैं, तो वो सब इसी में आते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी मेडिसिन से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिसिन की फील्ड में ये इस तरह के सिचुएशंस या सिनेरियोज क्रिएट करती है जिसमें पर्सन बिना मेडिसिन के भी, मेडिसिन का मतलब मेडिकल फील्ड की बात यहाँ हो रही है, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। अगर हम बात करें तो ये बड़ी ही कॉमन सी बात है कि ये बहुत ही एक लिंक है, इंटीमेट लिंक है बिटवीन अ पर्सनल मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट। होता है ना, अगर हम मेंटली ठीक नहीं फील कर रहे हैं तो हमारी बॉडी रिटेलिएट करना स्टार्ट कर देती है, और अगर हम फिजिकली टायर्ड हैं तो हम मेंटली भी टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो दोनों एक चीज़ में अगर हम डाउन देखेंगे, मेंटल स्टेट अगर हम किसी पर्सन की डाउन है तो हम देखेंगे फिजिकल स्टेट भी डाउन होने लगी, और अगर मेंटल स्टेट अच्छी है तो फिजिकली भी वो पर्सन बहुत एक्टिव रहता है। तो कई केसेस में देखा गया है, टू एरियाज, द माइंड एंड द बॉडी आर इनसेपरेबल फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड हीलिंग। कई बार मेडिकल की फील्ड में देखा जाता है कि माइंड, हमारा माइंड मतलब हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम, और हमारी बॉडी यानी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, दोनों को ही स्टडी करना होता है। और डॉक्टर्स हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा वो चीज़ हमारे सामने क्लियर विजन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर अपने डायग्नोसिस में दोनों ही चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेडिकल की फील्ड में साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी का किस तरह से यूज होता है? देखिए, साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है जब इकोनॉमिक इश्यूज को डील करना होता है। कैसे? इकोनॉमिस्ट हु अपीयर इन द पब्लिक आई एज ऑथर्स ऑफ आर्टिकल्स और एज इंटरव्यूज ऑफ्टन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमेशा जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो इकोनॉमी की बात जब चलती है तो ये बड़े लेवल पे चलती है। इकोनॉमी की बात सिर्फ हमारे घरेलू लेवल पे नहीं चलती, हमारी सोसाइटी के लेवल पे नहीं चलती। इकोनॉमी एक बड़ा टॉपिक है, बड़ी एरिया को कवर करता है, बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो यहाँ पे समझना होता है हमारी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जिस भी पॉपुलेशन पर हम इकोनॉमी वाला स्ट्रक्चर अपना यूज कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की नीड क्या है, राइट? साइकोलॉजी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू डेजिग्नेट फैक्टर्स दैट क्रिएट इंडिविजुअल वेरिएशन इन इकोनॉमिक बिहेवियर। आप ये देखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वॉशिंग मशीन का। अगर कोई नई कंपनी वॉशिंग मशीन लॉन्च कर रही है और वो उस समय पर मार्केट में जो वॉशिंग मशीन का प्राइस है वो 10,000 से 25,000 अगर वेरी करता है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है 10,000 से 25,000 वेरी कर रहा है, इसके बीच में डिफरेंट वेरिएशंस मिल रहे हैं वॉशिंग मशीन के। तो जो न्यू कंपनी आएगी वो आपको क्या लगता है कितना उसका प्राइस होगा? न्यू कंपनीज वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना होगा? इसके बीच में होगा या इसके आसपास होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वॉशिंग मशीन लॉन्च हो जाए वो जिसका प्राइस है 70K से उसकी स्टार्टिंग है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम जनरल केसेस में बात कर रहे हैं, हम उस केस में बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे सारे फ़ोन जो होते हैं वो एक नॉर्मल रेंज में होते हैं, लेकिन जब हम आईफोन की बात करते हैं या कोई और दूसरे फ़ोन की बात करते हैं तो वो एकदम से बिल्कुल ही आउट ऑफ दी वर्ड जाके हो जाता है। अगर हम आईफोन की ही बात भी कर लें तो वो जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहती है, जिस पॉपुलेशन को आईफोन टारगेट करना चाहता है, वो ऑडियंस का क्लास ही अलग होता है, क्योंकि वो उसी पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हैं जो उसको परचेज कर सकती है, तो उसी तरीके से उसको बनाते भी हैं। फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को रिलेट करते हुए हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन को लॉन्च कर रही है तो वो आउट ऑफ द वे तभी जाएगी जब वो आईफोन वाला सिस्टम फॉलो करेगी। अदरवाइज जनरली अगर देखेंगे तो उसका प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का, कोई छोटा प्रोडक्ट भी ले लीजिए, कोई नया शैम्पू लॉन्च होता है, कोई नया मॉइस्चराइजर लॉन्च होता है, एनी प्रोडक्ट, उसका जो प्राइस होता है वो जनरली उसके आसपास होता है। हो सकता है 25 तक जनरली मिलती है तो 35K तक भी पहुंच जाए, लेकिन हम बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पे नहीं देखते हैं।
चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये साइकोलॉजी यूज होती है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी बड़ी पॉपुलेशन यूज करेगी। अगर हम उसको इतना ज्यादा, अगर या तो हमारा टारगेट ही वही है, राइट, फिर वही आईफोन वाली बात आ जाती है या उस तरीके की। लेकिन अगर हमारा टारगेट है कि ज्यादा पॉपुलेशन उसको यूज करे, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर उसका जो हमारा टारगेट है वो बदल जाएगा। अच्छा, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाती है। जो हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर समवेयर रिलेटेड टू द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, इसकी हेल्प से इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। ओके, आते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी यूज होती है। छोटे लेवल की कोई छोटी से छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स कर रहा हो, या बड़े से बड़े लेवल पर हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स हो रही हो, वहाँ पर हम जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे सिस्टम के, उनको अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। साइकोलॉजी स्टडीज द वे द ह्यूमन माइंड वर्क्स, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि लोग किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को क्यों पजेस करते हैं। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी स्टडी करती है। ये तो जनरल बात हो गई। अगर हम इस पॉइंट को किसी भी पॉइंट में लिखना चाहें तो ये एक जनरल पॉइंट है। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, वो साइकोलॉजी की इंसाइट का कब यूज करते हैं कि एक प्रेसिडेंट और वोटर्स बिहेवियर, और टू एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल आर मोर प्रोन टू सपोर्टिंग सर्टेन गवर्नमेंट एंड आइडियोलॉजीज। लोग किस तरह की विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बिना अगर हम बात करें, तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि हमारी जो पब्लिक है उसकी नीड क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि हम उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, जिसकी हेल्प से जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी पब्लिक है, वो हमें ही वोट देगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, लोगों का माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी का यूज होता है। पॉलिटिकल साइंस तो आपने, अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आप हैं तो आपका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी होगा, राइट। फिर भी साइकोलॉजी भी उसमें अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है, ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहां साइकोलॉजी का यूज नहीं होता है, ठीक है। और स्पेशली जब लोगों से जुड़ी हुई कोई भी ब्रांच आ जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, तो वहां तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक पहले से ही एग्जिस्ट करती है, अपनी जगह बना के बैठी है, आप समझ लीजिए। तो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो साइकोलॉजी आ जाती है। तो बात करते हैं सोशियोलॉजी की। मैं जब भी सोशियोलॉजी का नाम लेती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज को आपसे कनेक्ट करती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज, या हम बात करें, अगर हम कहें कि सोशल वर्ड जो होता है हमारा, जब उसमें साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जब साइकोलॉजी भी उसमें जुड़ जाती है, तब हमारी सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात, कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों इंडिपेंडेंट थे। इनिशियली ये दोनों इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन थे। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में बात की थी, तब हमने ये देखा था कि एक ऐसा फेज आया था जिसमें ह्यूमन की सोशल नीड्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा था। तो ऐसे टाइम में हमने ये देखा कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जुड़ने लगे, ब्रांचेस बनने लगी, एमर्ज होने लगी। तो सोशल प्रोसेसेस में इंटरेस्ट आने लगा डिफरेंट जो भी साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट, और इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी और का रिजल्ट जो क्या बना, मिक्सिंग साइकोलॉजी विद सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी को सोशियोलॉजी के साथ जोड़ के नई टर्म एमर्ज हुई है। अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो बहुत कुछ है इसमें, आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि सोशल वर्ल्ड में हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो हम एक एज अ ह्यूमन हमेशा बिहेव करते रहेंगे। तो हमारा बिहेवियर जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो हमेशा नजर आएगा, और उस बिहेवियर की वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट बिकेम अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सोशियोलॉजिस्ट। हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटल एक्टिविटीज, और जो भी हम अपना, और जिस तरह से भी हम हमेशा बिहेव करते रहेंगे, वो एक स्टडी का टॉपिक बना रहेगा, जिसको सोशियोलॉजी में पढ़ा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ हम आते हैं। कंप्यूटर साइंस की जब बात होती है, तो जिस तरह से कंप्यूटर ने ओवर टाइम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है, जिस तरह से ग्रोथ हुई है, उसी तरीके से साइकोलॉजी ने भी ग्रो किया है। और ये दोनों ही ग्रो करके अब आपस में मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने लेकर आए हैं, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम कहें कि कंप्यूटर साइंस में जो जितनी भी ग्रोथ हुई है, साइकोलॉजी के साथ कंबाइन होकर, इन दोनों ने जब कंबाइन होकर जो ग्रोथ करी है, उसका रिजल्ट हम एज एन एआई देखते हैं। और एआई है क्या, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से निकली हुई एक सेपरेट चीज है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कई बार बता चुकी हूँ, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉग्निशन जो होता है हमारा, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं,
वो बात करती हैं हमारी डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। जो भी एक्शन हम अपने ब्रेन से परफॉर्म करते हैं, हमारा माइंड पजेस करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश करता है कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे जब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं, यूट्यूब की बात करें या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म, तो जो चीज़ आप देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग के वीडियो देखते हैं तो आपको वही सजेशंस में आने शुरू हो जाते हैं। सबको पता है ये बात कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे वर्क करता है, पर क्या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है? नहीं, उसको कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो यूज तो ह्यूमन के माइंड के साथ हो रहा है ना, ब्रेन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी जुड़ गई है कंप्यूटर साइंस के साथ, जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग ब्रांच है यहाँ पे ये वर्क कर रही है। तो साइकोलॉजी क्या करती है? अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर को यूज करती है कंप्यूटर एल्गोरिदम के साथ में, जिससे थिंकिंग मशीन्स जो होती हैं वो ऑपरेट होती हैं इजीली। ऑलराइट, तो कंप्यूटर साइंस इस तरीके से साइकोलॉजी के साथ मिलके एक नई चीज हमारे सामने लेकर आई है, जो इस समय पर बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी दे रही है। बात करते हैं लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एक क्रिमिनल के माइंड की अगर हम बात करें तो जो एक क्रिमिनल का माइंड होता है ना, वो भी बहुत शार्प होता है, बट वो एक नेगेटिव वे में होता है। जिस तरह से एक इंटेलिजेंट पर्सन कुछ प्रोडक्टिव करता है अपने इंटेलिजेंस की वजह से, उसी तरीके से जो क्रिमिनल होता है वो भी कुछ ऐसा करता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, लेकिन बस उसका जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। जिस तरह से आपने मैथ्स में देखा है, नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन में आप एक तरफ देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते होते हैं, वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि जो क्रिमिनल्स हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो बात ये उठती है कि लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी के साथ मिलकर क्या करती है, ऐसा किस तरह से करती है? हमारे जो क्रिमिनल हैं उन पर स्टडी करना और उनको उस नेगेटिव एरा से, नेगेटिव फील्ड से उठाकर पॉजिटिव साइड में लेकर आना, यही काम है यहाँ पे साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हेल्प करती है यहाँ पर, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि कोई किसी भी क्रिमिनल का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, लोग मिसबिहेव क्यों करते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट के डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, जो भी जिसकी वजह से भी क्राइम रेट बढ़ता है, वो वजह क्या होती है। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जितना ब्रेन शार्प होता है इंटेलिजेंट लोगों का, उतना ही शार्प ब्रेन क्रिमिनल्स का भी होता है, बट वो डायरेक्शन ही नेगेटिव होने की वजह से चीजें बिगड़ती जाती हैं। तो साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस मिलके क्या करते हैं, साथ में मिलकर आए हैं और इन्होंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी को बर्थ दिया है। इसके अलावा जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्राइम क्यों हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करते हैं, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और इन सब से वो यहाँ पे लिखा है ना क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है क्रिमिनल्स की प्रोफाइल, यानी केस हिस्ट्री वर्क उन पर कर ये जानने की कोशिश करना कि क्यों क्रिमिनल्स का बिहेवियर ऐसा है। ओके, तो ये बात हो जाती है यहाँ पे लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की। आते हैं मास कम्युनिकेशन की तरफ। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मास मतलब बड़ी पॉपुलेशन से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन किस लिए करना? कोई तो वर्क होगा, कोई तो हमारा पर्पस होगा जो हम मास कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प ले रहे हैं या मास कम्युनिकेशन से बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली में मार्केटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केटिंग में क्या होता है कि हम मार्केटिंग के थ्रू ही हम मास कम्युनिकेट करते हैं, वरना अगर हमें किसी से कोई पर्सनल बात करनी है तो हम 1 या 2 लोगों से करेंगे, 5 लोगों से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस से हम कोई पर्सनल बात तो करेंगे नहीं। तो वहां पर मार्केटिंग के लिए ही हम मास कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे आपको कोई एडवर्टीजमेंट देना है तो आपको टेलीविजन पे आता है, कोई पर्सनल अपना एडवर्टीजमेंट आपको पर्सनल व्हाट्सएप नहीं करता है, वो मास कम्युनिकेशन करना चाहता है कि उसका जो एडवर्टीजमेंट है, उसका जो प्रोडक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो यहाँ पे टू बी मोर स्ट्रेटेजिक मार्केटर्स यूज साइकोलॉजी एंड टारगेट द मोस्ट आइडियल ऑडियंस टू देयर बिजनेस। कौन सी ऑडियंस है जिसको टारगेट वो करेंगे जिससे कि वो अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए मार्केटिंग का यूज करके। The facts that are collected from consumers can derive business to choose most suitable mass media। आप लोग डिफरेंट सर्वे फॉर्म भरते हैं और एटलीस्ट आपने रेटिंग्स तो की ही होंगी। अगर सर्वे फॉर्म नहीं भी भरे हैं और वो बड़ा काम आपको लेंदी लगता है, तो रेटिंग्स तो आपने जरूर करी होंगी। रेटिंग करके क्या होता है, जब आप किसी को रेट करते हैं और कई लोग यानी मास कम्युनिकेशन में रेट करते हैं,
एक दो लोगों की रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लोग जब रेटिंग करते हैं तो इससे उस कंपनी के पास या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रेटिंग करा रहा है एक डेटा पहुंचता है और उन्हें ये पता चलता है कि अच्छा हमारे कस्टमर की ये डिमांड है। तो इस तरीके से मार्केटिंग होती है मास कम्युनिकेशन का यूज करके। पर क्वेश्चन आता है कि अब साइकोलॉजी कहाँ एग्जिस्ट करती है? साइकोलॉजी ही यहाँ पे सारा खेल साइकोलॉजी का ही है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो इन सब सर्वे रेटिंग इन सब से पता चलती है। ओके, तो मास कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के साथ मिलकर सबसे बड़ी फील्ड को कवर करता है जिसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। और मार्केटिंग का इतना बड़ा खेल होता है कि चीजें कोई चीज बहुत डाउन है पर वो बहुत ग्रो कर जाती है, और अगर किसी चीज की प्रॉपर मार्केटिंग ना हो पाए तो अप से नीचे भी चली जाती है। ऑलराइट, तो ये मास कम्युनिकेशन का रोल हो गया। बात करते हैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की। जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सुनने वाले जितनी भी ऑडियंस है इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो म्यूजिक लवर्स होंगे, जिन्हें म्यूजिक पसंद होगा। हमने शायद ही किसी को ऐसा कभी कहते सुना हो, या मुझे नहीं लगता हमने सुना भी है कि कोई ऐसा कहता हो कि मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है। कोई उसके बारे में न्यूट्रल रिएक्शन तो दे सकता है बट नेगेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि म्यूजिक के अंदर एबिलिटी होती है हमारे अंदर पावरफुल इमोशंस रिस्पॉन्सेस को इवोक करने की। जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आप उस पार्टी में किस तरह के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं? ऐसे सॉन्ग्स जो आपकी बॉडी को और ज्यादा मूवमेंट करा दें। आप किसी भी ऐसी पार्टी में आपने अटेंड नहीं की होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग चल रहे हो, जाहिर सी बात है ऐसा क्यों है। या फिर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको और ज्यादा वो डीपर में इमोशंस फील होने लगते हैं, आपको और ज्यादा सैडनेस महसूस होने लगती है, क्योंकि वो जो जो म्यूजिक है वो आपके इमोशंस को, आपके इमोशन से आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो म्यूजिक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं दे डोमिनेट म्यूजिकल एक्सपीरियंस। ज्यादातर म्यूजिकल एक्सपीरियंस से हमें पॉजिटिव इमोशंस ही मिलते हैं। अगर हम दुखी हैं और हम सैड सॉन्ग भी सुन रहे हैं तो वो उस चीज को इंक्रीज कर रहा है, इन अ सेंस, इन अ वे वो उस चीज को बढ़ा रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें वो पॉजिटिव नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे उस इमोशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि हम दुखी थे, हम और दुखी होना चाह रहे हैं, है ना, मतलब हम उस चीज में डीपर में जाना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है। तो म्यूजिक और फाइन आर्ट्स जो होते हैं ये हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मूड है वो एलिवेट होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस जो है वो डाउन होता है, और हमारा मूड जो है वो अच्छा हो जाता है, मूड को हमारे अप कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछूं कि आप किस तरह की लोकेशन में रहना पसंद करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं माउंटेन्स पे रहना पसंद करेंगे, कुछ कहेंगे हमारा एक बीच में कोई बंगला होना चाहिए, कोई अगर नॉर्मल बात करें तो अगर हम एक अच्छी सोसाइटी की बात करें जहाँ पर पार्क भी है, जहाँ पर फाउंटेन्स भी है, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, इतनी एमिनिटीज है कि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हो रही हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ऐसे में आप रहना चाहेंगे, राइट। इसी चीज़ को टारगेट करते हैं जो बिल्डर्स होते हैं, जो कॉलोनीज वाले जो नई कॉलोनीज डेवलप करते हैं, पूरी पूरी सोसाइटी डेवलप करते हैं, वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। यहीं पर साइकोलॉजी का यूज हो रहा है कि ह्यूमन की नीड क्या है, किस चीज़ से उसको प्लेजर मिलेगा, जिस बात पर वो लाखों रुपया भी खर्च करने को तैयार है, राइट। मार्केटिंग भी इसमें जुड़ जाती है। तो या फिर घर के अंदर की भी बात करें, हमारे घर के अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो जब इस तरह के का होता है, चीज़ें वेल सेटल्ड होती है, सेटअप होती है, तो घर में रहने का मन करता है, अच्छा लगता है। तो हमारे इमोशंस को भी यहाँ पे जोड़ा जाता है साथ में कि हम कितना अच्छा वहाँ पे रहने में फील करेंगे। तो इस तरीके की डिजाइनिंग घरों की बाहर भी और अंदर भी, सोसाइटी वाइज भी, सिटी वाइज भी, सिटी का डेवलपमेंट भी इस तरह से किया जाता है। आप किसी शहर में जाते हैं तो आप उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और किसी शहर में आप जाते होंगे तो कहते हैं कितना बेकार था, कुछ भी अच्छा नहीं था वहाँ। तो आपको वो जो अच्छा या बुरा फील हो रहा है ना, वो यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के संग साइकोलॉजी को कंबाइन करके होता है। ये एक ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी जो इस बात पे, रिलेशनशिप पे फोकस करती है कि ह्यूमन और उनके प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी चीजें हम यूज करते हैं सभी चीजों के लिए इंजीनियरिंग यूज होती है। आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ घर पर हम फोकस नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है, तो सॉरी, इंजीनियरिंग वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है। तो इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कुछ भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। ऑल राइट, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।